बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। और आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं शब्द के बारे में। तो आइए देखते हैं हिंदी में शब्द क्या होता है और शब्द के भेद क्या होते हैं। तो बच्चों, हम शब्द के बारे में समझते हैं। शब्द जो होता है वह अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक होता है और शब्द की स्वतंत्र ध्वनि होती है अथवा ध्वनि के समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द की जो परिभाषा है वो शब्द क्या है? शब्द जो है सार्थक अक्षरों से निर्मित होता है और शब्द की ध्वनि स्वतंत्र होती है और ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। मीन्स सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। ये आप समझ सकते हो कि जो शब्द होगा वो सार्थक ध्वनियों का समूह होगा। वास्तव में शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वे कहाँ जाते हैं। इस वाक्य में 4 शब्द हैं। पहला शब्द है वे, जो वा और ए के योग से बना हुआ है। तो पहला शब्द जो वे है, वे में वा है और ए की मात्रा है, इसलिए वे जो है वा और ए ध्वनियों के योग से बना है। इसके बाद अगला जो शब्द है, जो दूसरा शब्द है, वो कहाँ है? यह है का, आ, हा और आ, इन 4 अक्षरों के योग से बना है। इसी प्रकार तीसरा शब्द जो है वो है जाते। जाते में 4 अक्षर हैं, 4 अक्षरों के योग से बना है। और जो चौथा शब्द है 2 अक्षरों के योग से बना है, हा और ऐ। तो इस तरह से हमने देखा कि जो शब्द होता है, शब्द क्या होता है? सार्थक ध्वनियों का जो समूह होता है वो शब्द होता है। इसके बाद यहां पर हम देखते हैं हिंदी का जो शब्द भंडार है। हिंदी का शब्द भंडार कितना है? हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। इनमें से 85% शब्द जो हैं वो हिंदी के हैं और भारतीय भाषाओं के हैं, तथा शेष 15% जो शब्द हैं वो विभिन्न विदेशी भाषाओं के हैं। इस 15% शब्द दूसरे भाषाओं से लिए गए हैं और 85% जो शब्द हैं वो भारतीय भाषाओं के लिए गए हैं। ठीक। संस्कृत भाषा हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत रही है। हिंदी शब्द भंडार का जो सबसे प्राचीन स्रोत है वो है संस्कृत भाषा। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं ने भी हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध किया है। इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है। भारतीय शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए हिंदी भाषा की जो प्रकृति है वह इतनी समन्वयशील है और उदार है कि विदेशी शब्दों को हिंदी में अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार डाल दिया है। मीन्स हमारी जो हिंदी शब्दावली है या जो हमारे हिंदी के शब्द हैं उसने विदेशी शब्दों को भी अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार बदल दिया है, उनको ढाल लिया है। तो ये है बच्चों यहाँ पर जो शब्द का भंडार है वो कितना है ये आप यहाँ पर समझिए। 85% जो शब्द हैं वो हमारे भारतीय भाषाओं के हैं और 15% शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं के हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं शब्द भेद। शब्द के 2 भेद हैं, एक तो सार्थक शब्द होते हैं, दूसरे निरर्थक शब्द होते हैं। तो बच्चों शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक कहते हैं। जैसे घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय, इस तरह के शब्द। तो सार्थक जो शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। और जो निरर्थक शब्द होते हैं वो निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक का मतलब है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उनको निरर्थक कहते हैं। जैसे धम्म, फटाफट, चटाचट, फट, टन इत्यादि। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहेगा वो निरर्थक शब्द कहे जाएंगे। कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ठीक ठाक। तो ठीक तो सार्थक शब्द है
लेकिन ठाक क्या है? ठाक तो कोई सार्थक शब्द है नहीं, लेकिन ये जो ठाक शब्द है ये सार्थक शब्द के साथ यूज किया गया। जैसे रोटी रोटी, काम धाम, खाना वाना, तो खाना तो सार्थक है लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं है। काम तो सार्थक है लेकिन धाम का यहाँ पर कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे निरर्थक शब्द होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ यूज किए जाते हैं। इनमें ठाक है, वोटी है, धाम है, वाना है, ये जो शब्द हैं ये शब्द कैसे हैं? निरर्थक हैं और सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर ये सार्थक हो जाते हैं। अन्य कोई निरर्थक शब्द जैसे कि पशु पक्षियों की आवाज है या किसी वस्तु के गिरने की आवाज है, किसी वाद्य यंत्र की आवाज है, ये स्वयं सार्थक नहीं होती हैं, लेकिन जब ये शब्दों के साथ या वाक्य में मिल जाती हैं तब सार्थक कहलाती हैं। तो जो पशु पक्षियों की आवाज है, किसी वस्तु के गिरने की आवाज है या किसी वाद्य यंत्र की आवाज है, ये स्वयं में सार्थक नहीं कही जाती हैं, लेकिन जब ये शब्दों के साथ वाक्य में मिल जाती हैं तो वो सार्थक हो जाती हैं। जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है, तो अगर आप टिक टिक बोलोगे तो टिक टिक का कोई अर्थ नहीं होगा, ये सार्थक नहीं कहा जाएगा। लेकिन घड़ी के साथ ये मिल गया टिक टिक शब्द, तो ये सार्थक बन गया। भग भग करती रेलगाड़ी जा रही है, तो रेलगाड़ी जो है वो भग भग करती जा रही है, तो वैसे भग भग निरर्थक है, लेकिन रेलगाड़ी के साथ इसका यूज किया गया तो ये सार्थक बन गया। घंटा टन से बज गया, अब टन शब्द जो है निरर्थक है, लेकिन घंटे की जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो घंटे के साथ इस शब्द का यूज किया गया तो ये कैसा हो गया? सार्थक हो गया। तो निरर्थक शब्द जो होते हैं वो सार्थक शब्दों के साथ जब यूज कर दिए जाते हैं तो फिर उनका भी जो है मीनिंग सार्थक हो जाता है, ये हमें याद रखना है। तो हम लोग यहां पढ़ रहे हैं बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ि शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द जो शब्दों के भेद हैं ये बनावट अथवा रचना के आधार पर किए गए हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है रूढ़ि शब्द क्या होते हैं। रूढ़ि शब्द उनको कहते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। यहाँ बच्चों शब्दों लिखा हुआ है, तो रूढ़ि शब्द उनको कहते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। जैसे कि आम है, हाथ है, कान है, कलम है, ये रूढ़ि शब्द कहे जाएंगे। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन से शब्द जुड़े हैं? विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी शब्द हमारा कैसा हो गया? यौगिक शब्द हो गया। जैसे छात्रावास, तो छात्रावास 2 शब्दों के योग से बना, छात्रा प्लस वास, छात्रावास, तो छात्रावास यौगिक हो गया। विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय 2 शब्दों के योग से बना, विश्व और विद्यालय, तो ये कैसा हो गया? यौगिक शब्द हो गया। तो यौगिक शब्द जो होते हैं वो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे पंचवर्षीय, तो पंच और वर्षीय, इस तरह के शब्द जो होंगे वो यौगिक शब्द कहे जाएंगे। अब बात आती है योग रूढ़ शब्दों की। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं या योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। योग रूढ़ में 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग होगा तो वो योग रूढ़ शब्द कहे जाएंगे, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर ये कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो अपना सामान्य अर्थ तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये कोई विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं और इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं या ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है पंकज, जलद आदि। तो पंकज जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? कमल के लिए। और जलद का अर्थ क्या होता है? बादल। तो ये रूढ़ि शब्द हो गए, और ये जो रूढ़ि शब्द हैं ये अपना अर्थ ना दे करके किसी दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं। पंकज शब्द पंक प्लस जा 2 शब्दों के योग से बना है। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है उत्पन्न।
यह ठीक है कि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, किंतु काई है, जोंक है, सिंघाड़ा है और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो जल में उत्पन्न होती हैं। तो आदि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जल अथवा कीचड़ से उत्पन्न होती हैं, पर पंकज और चीजों को न कहकर केवल कमल को कहा जाता है। इसी प्रकार जल देने वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है, किंतु मनुष्य को जलद नहीं कहा जाएगा, बादल को ही जलद कहा जाएगा। तो इस तरह से जो योग रूढ़ होते हैं वो अपना अर्थ न दे करके किसी दूसरे का अर्थ देते हैं, तो ऐसे शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो आपने देखा कि बनावट या रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये अभी आपने यहाँ पर देखा। यहां हमें समझना है उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। यहां पर आप देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद कौन से हैं, ये आपको यहां पर समझ में आएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद कौन से हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द और तीसरा होता है देशज शब्द और अगला होता है विदेशज शब्द। तो तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज ये सब क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में यूज किए जाते हैं, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और हिंदी में उनको यूज किया जाता है संस्कृत के शब्दों को, तो उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, आम्र, फल, इस तरह के शब्द, ये सब क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों यूज किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनका रूप बदल गया और उनका यूज हिंदी में किया जाने लगा, तो वो तद्भव शब्द कहे जाएंगे। जैसे फूल है, आग है, हाथ है, आम है, घी है, चाय है इत्यादि। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो तद्भव होते हैं। इसके बाद बात आती है देशज शब्दों की। तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा से लिए गए, मीन्स हमें ये नहीं पता रहता है कि वे शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। जो देशज शब्द होते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ है या खिड़की है, ठेस है, लोटा है, डिब्बा है, झाड़ू है, कूचा है, इस तरह के वर्ड्स जिनके बारे में हमें, जिनकी उत्पत्ति के बारे में ना पता हो, या जो देसी भाषा के यूज होते हैं, ग्रामीण अंचल में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं, ग्रामीण, जैसे पगड़ी है, डंडा है, खटिया है, चप्पल है, ये सब देशज शब्द हैं। ग्रामीण अंचल में प्रयोग किए जाने वाले देशज शब्द होते हैं और जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है या जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है, तो वे देशज शब्द होते हैं। फिर आता है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग लाए जाते हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। वास्तव में फारसी शब्द, अरबी शब्द, तुर्की शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द जो हिंदी में आए हैं, जिनका हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। हिंदी में विदेशी शब्दों में फारसी शब्दों की संख्या ज्यादा है। फारसी मुगल काल में फारसी शिक्षा और शासन की भाषा थी, अतः इसका हिंदी पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अरबी, तुर्की भाषा के जो शब्द हैं वे भी फारसी भाषा के माध्यम से हिंदी में आए हैं। हिंदी में फारसी शब्दों के साथ ही
उसके उपसर्ग जैसे कि बे, गैर और प्रत्यय ई, जैसे गिरी, दान, बार, बंद, ये भी अपना लिए हैं। शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले जो शब्दांश होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं, जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं, उदाहरण के लिए जैसे पराजय है, तो पराजय में ये जो परा शब्द है, ये परा शब्द क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द में जुड़ा हुआ, ऊपर जुड़ा हुआ शब्द, किसी शब्द के ऊपर जुड़ा हुआ जो शब्द है वो उपसर्ग कहा जाता है। तो पराजय में उपसर्ग क्या है? परा उपसर्ग है। परा उपसर्ग है। शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाले जो शब्दांश होते हैं उनको सुफिक्स कहते हैं। सुफिक्स का मतलब प्रत्यय, तो ये प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बंधुत्व में त्व प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है और उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है। हिंदी ने फारसी के शब्दों को यथावत ग्रहण न करके उन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार ढाला है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है इसने फारसी के शब्दों को जैसे का तैसा ही ग्रहण नहीं किया है। हिंदी भाषा ने फारसी शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुसार बदल लिया है। इसके लिए हिंदी ने फारसी शब्दों में अनेक परिवर्तन किए। जैसे दुर को फारसी में बोला जाता है और हिंदी ने क्या कर दिया? दुकान कर दिया। आइन फारसी में है और यहां पर क्या हो गया? आईना। कमीन फारसी में है, यहां कमीना हो गया हिंदी में। परवाह फारसी में है, हिंदी में परवाह हो गया। तो ये फारसी के शब्द हिंदी में अरबी शब्दों की संख्या आती है। फारसी के बाद जो है हिंदी में अरबी शब्दों की संख्या आती है। हिंदी में अंग्रेजी के जो प्रचलित शब्द हैं, तो अंग्रेजी में प्रचलित शब्दों की संख्या सर्वाधिक शासन संबंधी शब्दों की है। अंग्रेजी में जो शब्द प्रचलित हैं, हिंदी में अंग्रेजी के जो शब्द प्रचलित हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा शब्द हैं वो किसके हैं? वो शासन संबंधी शब्द हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि जैसे कि यहां पर दिया है लालटेन, लैंटर्न, बॉटल, कप्तान, कैप्टन, अफसर, ऑफिसर, अस्पताल, हॉस्पिटल, गिलास, ग्लास, मील, माइल, ये इंग्लिश के जो शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के, वो हिंदी में आ गए हैं और हिंदी में उनको ज्यों पाते हो इंग्लिश की तरह ही यूज करते हैं। तो इस तरह के जो अंग्रेजी के शब्द हिंदी में आ गए, उनको क्या बोलते हैं? मीन्स अंग्रेजी विदेशी भाषा के शब्द कहते हैं। तो विदेशी भाषा में हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, इस तरह के शब्द जो है यूज किए जाते हैं। तो यहां हम देखते हैं हिंदी ने फारसी के शब्दों को यथावत ग्रहण न करके उन्हें अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाला है। इसके लिए हिंदी ने फारसी शब्दों में अनेक परिवर्तन किए। मीन्स हमारी हिंदी ने फारसी जो शब्द थे उनको ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया, उसमें कुछ परिवर्तन किए। जैसे उदाहरण दिया है दुर्को, तो दुर्को का मतलब हिंदी में दुकान, तो दुर्को शब्द फारसी का है लेकिन हिंदी में क्या हो गया? दुकान। आइन शब्द फारसी का है और हिंदी में आईना बन गया। कमीन शब्द फारसी का है और हिंदी में कमीना बन गया। परवाह शब्द फारसी का है, हिंदी में परवाह बन गया। तो फारसी भाषा के शब्दों को हिंदी ने कुछ परिवर्तित करके एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। फारसी के बाद हिंदी में अरबी शब्दों की संख्या आती है। हिंदी में अंग्रेजी के जो प्रचलित शब्द हैं, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है और वो सर्वाधिक संख्या शासन संबंधी शब्दों की है। हिंदी ने अंग्रेजी के अनेक शब्दों को कुछ हेर फेर के साथ अपना लिया है। जैसे लालटेन, लैंटर्न, तो इंग्लिश में लैंटर्न लिखा जाता है लेकिन हिंदी ने उसको लालटेन बना दिया। इंग्लिश में बोतल लिखा रहता है लेकिन हिंदी ने उसको बोतल बना दिया।
इंग्लिश में कैप्टन लिखा रहता है, हिंदी में उसको कप्तान बना दिया। इंग्लिश में ऑफिसर लिखा रहता है, हिंदी में उसको अफसर बना दिया। इंग्लिश में हॉस्पिटल होता है, इंग्लिश में हॉस्पिटल होता है, हिंदी ने उसको अस्पताल कर दिया। इंग्लिश में ग्लास होता है, हिंदी ने उसको गिलास कर दिया। इंग्लिश में माइल होता है और हिंदी ने मील कर दिया। इंग्लिश में टर्पेंटाइन होता है, लेकिन हिंदी में क्या कर दिया, टारपिन कर दिया। इंग्लिश में स्लेट है और हिंदी ने उसको सिलेट कर दिया। तो इस तरह से इंग्लिश के शब्दों को भी हिंदी ने थोड़ा हेर फेर करके अपना लिया। तो ये हो गए क्या, विदेशी भाषा के शब्द। तो यहां पर आपने देखा कि हमारी हिंदी ने जो विदेशी भाषा के शब्द थे उनमें परिवर्तन करके उनको स्वीकार कर लिया और उनमें परिवर्तन कर दिया और वो हिंदी के शब्द हो गए। इसके अतिरिक्त अंग्रेज, कूपन, कारतूस फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। हिंदी में प्रचलित तुर्क शब्द डच भाषा का है। चाय, लीची शब्द चीनी भाषा से आए हैं। कुछ विदेशी शब्दों पर एक नजर हम लोग यहाँ डालते हैं। सारणी में दिए गए शब्दों का किसी भी भाषा के शब्दों से कोई संबंध नहीं है। बंगला में जैसे उपन्यास बोलते हैं, प्राण प्रण बोलते हैं। मराठी में प्रगति बोलते हैं, लागू बोलते हैं। अरबी भाषा में अदालत है, इम्तिहान है। फारसी में आदमी, उम्मीदवार फारसी भाषा के शब्द हैं। तुर्की में है कोतल, चकमक तुर्की भाषा के शब्द। पोर्चुगीज, कमरा पोर्चुगीज भाषा के शब्द हैं। पोर्चुगीज का मतलब पुर्तगाली भाषा, पोर्तुगीज ये कमरा है, नीलाम है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी में अपील है, इंच है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। बंगला में जैसे चूड़ांत बोला जाता है, भद्र बोला जाता है, गल्प है, नितांत है, टका है, ये बंगला भाषा के शब्द हैं। मराठी में चालू, बाड़ा, बाजू मराठी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द देखिए, ऐतराज, औरत, तनख्वाह, तारीख, मुकदमा, सिफारिश, हाल, अमीर, अकल, इलाज, इस्तीफा, एहसान, कब्र, ये सब क्या है, अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी में कमर, गर्च, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, बाग, दुकान, बाग, मोजा, आवारा, सूद, चरखा, ये सब फारसी भाषा के हैं। तुर्की में है तमगा, तोप, लाश, आका, तलाश, बेगम, सुराग, चुगल, सौगात, बहादुर, कुर्की, कालीन, ये सब तुर्की भाषा के हैं। पोर्चुगीज का मतलब पुर्तगाली भाषा के पादरी, भारतौल, पेरू, ये सब पुर्तगीज भाषा के शब्द हैं। इसके बाद अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो देखिए, कलेक्टर है, कलेक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द। कमेटी, कोर्ट, टिकट, टिन, नोटिस, डॉक्टर, डिग्री, फंड, फीस, फुट, मील, ये शब्द क्या हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि हमारे जो शब्द भेद हैं और जो शब्द हैं वो क्या होते हैं और उनके क्या विशेषताएं हैं शब्द की, ये आपने यहाँ पर समझी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और ये टॉपिक शब्द को लेकर के था और ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में अगले दिन। थैंक यू।